भी हमने प्रेमचंद के बारे में पढ़ा था और नहीं पढ़ा चरित्र के बारे में। यहाँ पर भी प्रेमचंद का चरित्र चित्र हमारे प्रस्तुत है। प्रेमचंद ने जो है अपने जीवन में बहुत सी कहानियां और बहुत से उपन्यास लिखे हैं। तो प्रेमचंद का जन्म काशी के गांव में माना जाता है। आरंभ में उनको आर्थिक संकट झेलने पड़े। एट स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि प्रेमचंद जब छोटे ही थे माँ की मृत्यु हो गई और उनके पिताजी परिवार बड़ा था, कमी कम थी, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बचपन से ही बहुत खराब थी। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और थोड़े बड़े हुए की सौतेली माँ उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। थोड़े बड़े होने पर उनकी माँ और पिताजी ने मिलकर के उनका विवाह कर दिया और प्रेमचंद को अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि वो बहुत ही अड़ियल स्वभाव की थी और उम्र में भी प्रेमचंद से बड़ी थी। ये सारी बातें हमने प्रेमचंद के जन्म के बारे में इस स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेमचंद की साहित्यिक रचनाओं में क्या-क्या है, यानी उन्होंने कैसे साहित्य की रचना की है, उसमें क्या-क्या बताया है, वो हम आज के प्रेमचंद के जीवन परिचय में पढ़ेंगे। मैट्रिक करने के पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य आरंभ किया और साथ में बीए पास किया। इनकी 300 कहानियां और 11 उपन्यास हिंदी साहित्य की अमर निधि हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट कहा जाता है, यानी उनके द्वारा लिखित उपन्यास आज भी हमारे हिंदी साहित्य की एक धरोहर है। धरोहर से तात्पर्य हमारे लिए एक कीमती खजाने की तरह है, जिन्हें हम संभाल के रखते हैं। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया। शुरू में वो उर्दू में लिखा करते थे। आपने पढ़ा था कि प्रेमचंद ने शुरू में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था उर्दू में, और फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे समर कहते हैं, और जब वो समर यात्रा को सरकार ने जब्त कर लिया तो उसके बाद प्रेमचंद ने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। तब अब वो हिंदी में भी लिखना शुरू कर दिया था। पहले सिर्फ उर्दू में लिखते थे, फिर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया 1905 में। 1916 में उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। ये प्रेमचंद की पहली और सबसे प्रसिद्ध कहानी है। अगर कभी भी आपको मौका मिले, वैसे तो आप कभी हिंदी की कहानियां पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी भी आपको मौका मिले या लगे तो ये कहानी आप जरूर पढ़ें। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध और पहली कहानी है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं आर्थिक शोषण के चित्र प्रस्तुत करके कहानियों को अस्वाभाविक एवं दैविक घटनापरक कथनाओं से मुक्ति दिलाई है। इस पंक्ति का मतलब ये है कि प्रेमचंद से पहले जो भी लेखक कहानियां लिखा करते थे, उनकी कहानी में अक्सर दैविक घटनाएं हुआ करती थी। जैसे पहले प्राचीन समय की कहानी में होता था, परी की कहानी हुआ करती थी, किसी राक्षस की कहानी, दानव की कहानी, राजा और रानी की कहानी, यानी इस तरह की कहानियां लिखी जाया करती थी। लेकिन प्रेमचंद ने कहानियों के क्षेत्र को इससे मुक्ति दिलाई। अब जो कहानियां थी, यानी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज में फैली विसंगतियों, यानी समाज में जो अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है, गरीब लोगों को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस तरह की कहानियों को लिखना शुरू किया। इस तरह से प्रेमचंद ने कहानी साहित्य को दैवी परक घटनाओं से, यानी राजा रानी, राक्षस, परी आदि की कहानियों से जीवन के यथार्थ की कहानियां लिखना शुरू किया।
अब इनकी कहानियों में समाज का आईना है, यानी उनके समय में समाज में आम इंसान की क्या स्थिति थी, उसका वर्णन प्रेमचंद की कहानियों में मिलता है। ग्रामीण जीवन का चित्र प्रेमचंद से अच्छा अंकित करने में शायद ही कोई सफल हो सका होगा। घरेलू जीवन के मार्मिक चित्र इनकी स्मृति को सदा ताजा रखेंगे। इन पंक्तियों का मतलब ये है कि प्रेमचंद की कहानियों में गांव के जीवन कैसा होता है, क्योंकि प्रेमचंद ने अपना बचपन गांव में ही बिताया था, तो वहां के लोगों का जीवन कितना कष्टमय होता है, क्या-क्या उन्हें परेशानियां उठानी पड़ती हैं, इन सब का वर्णन जितना अच्छे ढंग से प्रेमचंद ने किया है, इतना और किसी लेखक ने नहीं किया है। उसके साथ-साथ प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किसी घटना का वर्णन नहीं, यानी कोई काल्पनिक घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ झेला, जो कुछ देखा, उसको कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसी कारण प्रेमचंद की कोई भी कहानी काल्पनिक नहीं लगती, बल्कि वास्तविक कहानी लगती है, यानी हमारे जीवन के करीब लगती है। उनकी कहानियों को पढ़कर आज भी हमें पता चलता है कि जैसा तब होता था, वैसा आज भी शोषण होता है। सिर्फ थोड़ा रूप और नाम बदल गए हैं, लेकिन आज भी अमीरों के द्वारा गरीबों का वैसा ही शोषण किया जाता है, जैसा उस ज़माने में किया जाता था। तो प्रेमचंद की कहानियों में कोई कल्पना या घटना का वर्णन नहीं होता था, बल्कि जीवन की सच्चाई से प्रेमचंद हमेशा लोगों को अवगत कराया करते थे। इसीलिए प्रेमचंद को कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट माना जाता है। प्रेमचंद की कहानियों की बड़ी विशेषता ये है कि के साहित्य में स्थान पा सका है। इसका मतलब ये है कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों के बारे में लिखा है। जीवन में हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो धोबी है, चमार है, राजा है, जमींदार है, नेता है, हर प्रकार के व्यक्ति का वर्णन प्रेमचंद की कहानियों में है। छोटे से लेके बड़े तक का, अमीर से लेके गरीब तक का, छोटी जात, बड़ी जात के हर व्यक्ति का वर्णन जो है मिलता है। ये प्रेमचंद की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है। मार, किसान, मजदूर और भिखारी से मिल मालिकों, ठेकेदारों, शासन के बड़े-बड़े ओहदेदारों और नवाब तक सब चरित्र उनके कहानी साहित्य में समा जाते हैं। यानी समाज का कोई भी ऐसा तबका नहीं है प्रेमचंद ने जिसके जीवन को अपनी कहानियों से स्पर्श ना किया हो, चाहे वो अमीर है या गरीब है। हर एक के जीवन की खुशियों को, हर एक के जीवन की मुसीबतों का वर्णन उन्होंने अपनी कहानियों में किया है, और यही उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी आदि। ये सारी इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, और इन सभी कहानियों में किसी काल्पनिक घटना का वर्णन ना करके प्रेमचंद ने जीवन की सच्चाई से आम इंसान को अवगत कराया है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन आदि। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। ये कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है, कभी आपको मौका मिले पढ़ने का तो इसको पढ़ने की कोशिश करना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जो थे वो वास्तव में कहानी सम्राट थे, वास्तव में उपन्यास सम्राट थे। अपनी कहानियों के द्वारा समाज के एक सच्ची तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की है। जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं बड़े घर की बेटी, ये भी हमारे समाज की एक तस्वीर है हमारे सामने, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। हम सबके घरों में ये चीज हमें आसानी से देखने को मिलती है। जब आप ये कहानी पढ़ोगे तो आपको लगने लगेगा कि वास्तव में ये कहानी कहीं और की नहीं है, हम सबके बीच में से ही रहने वाले लोगों की कहानी है, हमारे परिवार की कहानी है, उस आम इंसान की कहानी है जो इस समाज में रहता है। जैसे बड़े घर की बेटी,
शीर्षक से पता चलता है कि ये कहानी एक ऐसी बेटी के बारे में है जो बहुत ही अमीर है। वास्तव में ये कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। संयुक्त परिवार से तात्पर्य ऐसा परिवार जहाँ पर माता-पिता, भाई-बहन सब मिल-जुल कर रहते हैं। तो एक ऐसा ही परिवार है बेनी माधव जी का, जिनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है लाल बिहारी और दूसरे का नाम है श्रीकंठ। 2 भाई हैं, अपने पिता के साथ रहते हैं और बड़े भाई की पत्नी का नाम है आनंदी, यानी श्रीकंठ की पत्नी का नाम है आनंदी, जो वास्तव में इस कहानी का मुख्य है। तो जिस तरह से आम परिवारों में होता है, जब 2 बर्तन एक मिलकर रहते हैं, तो कभी न कभी खटकने या आवाज़ आ ही जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम 4 लोग मिल-जुल कर एक घर में रहते हैं, तो छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े होते ही रहते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि बड़े घर की बेटी कौन होती है। उनके अनुसार जिसके पास बहुत अधिक पैसा हो, वो बड़े घर की बेटी नहीं कहलाती। वास्तव में बड़े घर की बेटी वो कहलाती है जो अपनी कोशिश से अपने टूटते हुए परिवार को बचाती है, वही वास्तव में बड़े घर की बेटी कहलाती है। तो ये कहानी संयुक्त परिवार की कथा को लेकर लिखी गई है। संयुक्त परिवार में देवर भाभी के बीच झगड़ा होने पर परिवार टूट सकता है। अक्सर हम अपने आसपास या अपने ही घरों में देखते हैं कि जब 2 बहुएँ आ जाती हैं या देवर भाभी के बीच झगड़ा हो जाता है, तो अक्सर क्या होता है, परिवार टूट जाते हैं। भाई-भाई अलग होकर रहने लग जाते हैं। इस कहानी में लाल बिहारी भोजन के मसले पर अपनी भाभी के साथ, आनंदी के साथ तू-तू मैं-मैं हो जाती है। इस कहानी में भी लाल बिहारी जो देवर है, उसका किसी कारणवश अपनी भाभी से झगड़ा हो जाता है और उसका बड़ा भाई श्रीकंठ जो है, वो अपने भाई से नाराज़ हो जाता है और वो निश्चय करता है कि वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। इधर लाल बिहारी भी घर छोड़कर कहीं दूर भाग जाने की बात करता है ताकि पुनः भाई का मुँह ना दे सके। यद्यपि लाल बिहारी और श्रीकंठ में झगड़ा तो हो जाता है, लेकिन लाल बिहारी मन का बुरा नहीं होता। उसने कभी ये सोचा भी नहीं होता कि एक छोटी-सी बात इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा और उसकी भाई जो है वो घर छोड़कर चला जाएगा। तो जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो निश्चय करता है कि भाई नहीं, वही ये घर छोड़कर चला जाएगा। तो आनंदी यानी मुख्य पात्र जो है इस परिवार की, जब उसको ये पता चलता है कि एक छोटी-सी लड़ाई के कारण, एक छोटी बात का संयुक्त परिवार टूट रहा है, यानी दोनों भाई एक-दूसरे से अलग होना चाहते हैं। इस पर आनंदी का मन जो है वो पिघल जाता है और लाल बिहारी को रुकने पर वो विवश कर देती है। इस प्रकार वह परिवार को टूटने से बचाती है और बड़े घर की बेटी होने का परिचय देती है। यानी कहानी के माध्यम से हमें प्रेमचंद जी ने यही सिखाने की कोशिश की है कि बड़े घर की बेटी वो नहीं होती जो अपने साथ दहेज में बहुत सारी धन संपदा, बहुत कुछ लेकर आती है। नहीं, बड़े घर की बेटी वो कहलाती है जो अपने परिवार को टूटने से बचाकर उसको संयुक्त रखती है और वास्तव में वही बड़े घर की बेटी कहलाती है। तो इस तरह से हम इस पाठ में देखेंगे, बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनका पितामह किसी समय बड़े धन धान संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कीर्ति स्तंभ का मतलब होता है उनके यश के प्रतीक थे। कीर्ति माने होता है फेम, उनकी यश के प्रतीक थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था, पर शायद वो भूल होती थी। एक न एक आदमी हाथी लिए उसके सिर पर सवार रहता था। देखो मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, इस दरवाजे से लेकर सवार रहता है,
ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी प्रसंग सहित व्याख्या हमें लिखने को आ सकती है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से आप सुनेंगे। यहाँ पर बेनी माधव सिंह यानी जो जिस संयुक्त परिवार की कहानी हमें यहाँ बताई गई है, उसका मुखिया है बेनी माधव सिंह। अपने पुराने समय में ये परिवार बहुत ही धनवान परिवार माना जाता था। तो इन पंक्तियों में लेखक ने बेनी माधव सिंह के परिवार का जो आज आर्थिक स्थिति है उसका वर्णन किया है। यानी किसी समय बेनी माधव सिंह का परिवार जो था वो गांव में जाना माना परिवार था। इस दरवाजे पर हाथी झूलता था। प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, जैसे आजकल किसी के पास कार है, बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, तो वो अमीरी का प्रतीक माना जाता है। तो प्राचीन समय में क्या होता था, जिसके घर के बाहर हाथी घोड़े हो उसे अमीर आदमी माना जाता था। तो लेखक ने यहाँ बेनी माधव सिंह के परिवार की धन संपदा का वर्णन करते हुए कहा है कि पुराने समय में बेनी माधव सिंह का परिवार बहुत अमीर था। इनके घर के बाहर हमेशा हाथी खड़ा रहता था, यानी अमीरी का प्रतीक हाथी घर में होता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस है, लेकिन आज उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। जिस घर में कभी हाथी खड़ा होता था, आज वहां एक भैंस खड़ी है, लेकिन वो भी बूढ़ी और कमजोर है, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा कुछ और शेष ना रहा था। अस्थि पंजर का मतलब होता है हाथियों सॉरी ढांचा, मतलब सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी। यानी वो भैंस इतनी कमजोर थी कि उसकी हड्डियां दिखाई देती। उसकी कमजोरी शायद ये प्रकट करती थी कि अब इस परिवार में इतना इतना भी धन संपदा नहीं है कि वो अपने यहाँ रखे हुए जानवरों को अच्छा खिला। प्रतीक है कि हिंदी मानव सिंह जिनके घर में कभी हाथी होता था, आज एक भैंस है, वो भी इतनी कमजोर दिखाई देती है, पर शायद दूध बहुत देती है। अब यहाँ पर लेखक ने एक व्यंग किया है कि शायद वो बहुत दूध देती है, इसीलिए एक ना एक व्यक्ति हमेशा हांडी, हांडी का मतलब होता है बर्तन जिससे वो दूध निकालते हैं, एक ना एक आदमी हमेशा बर्तन लेकर उसके सिर पर खड़ा रहता है। अर्थात शायद वो बहुत दूध देती है, इसलिए वो बार बार दूध निकालने के लिए वहां पर खड़े रहते हैं। वास्तव में इन पंक्तियों के द्वारा लेखक ने बेनी माधव सिंह की परिवार की आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि आज उनके पास इतने पैसे नहीं है अपने घर के जानवरों को भी अच्छा खिला सकें, लेकिन लेकिन वो ये कोशिश करते रहते हैं कि जब भी वो थोड़ा सा दूध देती है, उसको निकालने के लिए एक व्यक्ति हमेशा खड़ा रहता है। बेनी सिंह अपनी से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके हैं। उनकी गरीबी का मुख्य कारण है कि बेनी माधव सिंह ने बहुत सारे केस किए हैं। गाँव में अक्सर क्या होता है, जमीन जायदाद के केस लगे ही रहते हैं, तो जिसके घर में एक वकील आ जाए तो उसका निकलना मुश्किल माना जाता है। तो ये वकील क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए पैसा खाते रहते हैं और फैसला होता है। वैसे भी जो जमीन जायदाद के फैसले होते हैं वो बहुत लेट तक आते हैं। ऐसे में जो मुकदमा करते हैं वो बेचारे अपना पैसा खर्च करते रहते हैं। तो इसी कारण बेनी माधव सिंह जो इतने अमीर होते थे, आज वो अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति जो है वो अदालत को दे चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपए वार्षिक